चक्रवात बिपरजॉय कमजोर पड़कर सौराष्ट्र और कच्छ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा। अगले कुछ घंटों में डीप डिप्रेशन से कमजोर पड़कर डिप्रेशन बनने के आसार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। केंद्र और गुजरात सरकार की सक्रियता से बेहद कम रहा चक्रवात बिपरजॉय का असर। कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियों की टीमें तैनात। राजस्थान में प्रभाव की आशंका वाले जिलों में नागरिकों से 2 दिनों तक अनावश्यक घर से बाहर न निकलने का किया गया अनुरोध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में डुंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा की। राष्ट्रपति अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों तथा मित्र देशों के कैडेट्स को बैज प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे रेडियो के लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात की 102वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। और खेल की खबरों में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे एचएस प्रणॉय। जापान के कोडाई नाराओका को दी मात। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची सेमीफाइनल में। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह। और चक्रवात बिपरजॉय कमजोर पड़कर सौराष्ट्र और कच्छ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। अगले कुछ घंटों में इसके डीप डिप्रेशन से कमजोर पड़कर डिप्रेशन में तब्दील होने के आसार हैं। चक्रवात के प्रभाव से सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से सामान्य और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। उत्तर गुजरात और दक्षिण राजस्थान में कहीं कहीं आज अत्यधिक तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अरब सागर के उत्तर पूर्व और आसपास के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। और चक्रवात बिपरजॉय के गुजर जाने के बाद द्वारका स्थित विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। केंद्र और गुजरात सरकार के तालमेल और प्रयास से राज्य में बिपरजॉय चक्रवात के दौरान जानमाल का नुकसान रोकने में बड़ी सफलता मिली है। चक्रवात के तट से टकराने के बाद एक भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली है। तूफान का असर भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। गुजरात सरकार ने कहा है कि तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी कच्छ, बनासकांठा और पाटन जिले अलर्ट पर हैं। सेंट्रल गुजरात के क्षेत्रों में अति भारी बारिश की संभावना है और हवा की गति भी तेज रहेगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना समेत स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी के साथ प्रभावित जिलों में स्थिति सामान्य करने में जुटा हुआ है। राजस्थान में बिपरजॉय तूफान की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में मौसम विभाग ने बताया है कि बिपरजॉय कमजोर हो गया है। तूफान के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में आज तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है। कई जिलों में एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। वहीं कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों ने नागरिकों को 2 दिन तक अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने का अनुरोध किया है।
जोधपुर के जिला कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं, जिम, पर्यटन स्थल और समर कैंप को आज भी बंद रखने का निर्देश दिया है। बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और सिरोही जिलों में कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बाड़मेर और सिरोही जिलों में तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ और खंभे उखड़ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद के डुंडीगुल की वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड का निरीक्षण किया। Squadron commander of number 2 squadron, which is being reviewed now, is Flight Cadet Ayush Parashar. Is Flight Cadet Nishtha Vats. इसके साथ ही राष्ट्रपति ने अकादमी से प्रशिक्षित नौसेना और तटरक्षक बल के अधिकारियों और कैडेट्स को बैज प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल संसाधन, नदी विकास और जल संरक्षण विभाग में 11 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं को नाम की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया जाएगा। वहीं तेलंगाना की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार लोगों में पानी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विश्वेश्वर तुडू भी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था। और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हैदराबाद में जारी G20 देशों के कृषि कार्य समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक का आज अंतिम दिन है। इस बैठक में सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज क्या कुछ खास रहेगा, इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हैदराबाद में मौजूद अपने संवाददाता ओपी यादव से। ओपी, किस तरह से महत्वपूर्ण रहने जा रही है आज के दिन की बैठक? लेकिन ओपी से हम बाद में संपर्क करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि हैदराबाद में चल रही ये G20 देशों की कृषि कार्य समूह की बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदलजे ने से इस विषय पर विस्तार से ओपी यादव ने, हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की। पहले इस बातचीत को देखते हैं और उसके बाद आगे इस खबर का रुख करेंगे। G20 देशों के कृषि समूह की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के साथ साथ खाद्यान्न की सुरक्षा से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच श्री अन्न के बढ़ावा देने पर महत्व दिया। इन
इन सभी विषयों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदला जी। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 देशों के सदस्यों को संबोधित किया, काफी ओजस्वी भाषण रहा और सभी ने उनकी सराहना भी की। किस तरह देखते पीएम मोदी द्वारा इस एड्रेस के बाद सदस्य देशों में उत्साह है? भारत कहने से ये मैंने श्री अन्न को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऐसे मनाने का घोषित किया। भारत 20% तक अभी पूरे विश्व को श्री अन्न का एक्सपोर्ट करने का एक देश है, बड़ा देश है। पहली बार भारत अभी एक एक्सपोर्ट करने वाले का, निर्यात करने वाले का देश ऐसे उभर के आए हैं। इसका नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कृषि विभाग भी आगे बढ़ रहे हैं। G20 का ये तो मीटिंग इधर चल रहा है, सब देश वो तो कहते हैं भारत इसका नेतृत्व किया है। हम सभी इसको कैसे वैल्यू चेन में जोड़ेंगे, कैसे हम फूड प्रोसेसिंग में लाएंगे, ऐसा बात अभी सभी G20 देशों वाले कर रहे हैं। मैडम, देखा आज जो बैठक हुई उसमें महिलाओं के नेतृत्व और कृषि क्षेत्र में उनकी उद्यमशीलता के जरिए सतत कृषि विकास के लक्ष्यों को लेकर भी चर्चा सत्र आयोजित हुए। हमारे देश में 80% प्रतिशत महिला खेती करते हैं एंड विश्व में भी इसका नंबर बहुत ज्यादा है। 37% महिला विश्व में खेती करते हैं। खेती का काम महिला ही करते हैं। महिला को आगे बढ़ाना एंड महिला को हम ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी से जुड़ना। अभी तो पहले हम बफेलो से खेती करते थे और तो बुल्लक से करते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी तो कस्टमरिंग सेंटर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। महिला को इसी में जुड़ने का काम भी हमारा डिपार्टमेंट किया है। इस G20 की महत्वपूर्ण बैठक के जरिए भारत कृषि के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनकर उभर रहा है और सदस्य देशों में एक प्रेरणा का स्रोत प्रधानमंत्री के उद्बोधन से भी हो रहा है। किस तरह देखते हैं? अभी केवल उगाने का बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी एग्री बिजनेस अभी मार्केटिंग का बात कर रहे हैं। तो ये थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करांदला जी, जिनका मानना है कि G20 की कृषि समूह से जुड़ी मंत्री स्तरीय बैठक के आयोजन से एक और जहां सदस्य देशों के बीच जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में एक और जहां साझा रणनीति बनेगी, वहीं दूसरी ओर कृषि के जरिए भारत वैश्विक लीडर बनने की ओर अग्रसर भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, हैदराबाद। और तमिलनाडु के मदुरई जिले की साइबर अपराध पुलिस ने शुक्रवार रात को चेन्नई में भाजपा प्रवक्ता SG सूर्या को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी मदुरई के सांसद वेंकटेश्वर पर उनके हालिया ट्वीट के सिलसिले में हुई है। भाजपा ने उनकी इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए चेन्नई पुलिस आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के तमिलनाडु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सूर्या के खिलाफ की गई इस कार्रवाई की घोर निंदा की है और DMK पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि बोलने की आजादी को कम करने के लिए स्टालिन सरकार राज्य की मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारियां हमें नहीं रोकेंगी और हम सरकार को असहज करने वाली सच्चाई के वाहक बने रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से होगी। पीएम 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां पीएम 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी भी इस समारोह में भाग लेंगे। साबा कोरोसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मैं अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र में होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्साहित हूँ। साबा कोरोसी के ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी सहभागिता कार्यक्रम को और भी विशिष्ट बनाती है। योग विश्व को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में एकजुट करता है। ये विश्व स्तर पर लोकप्रिय होता जा रहा है। न्यूयॉर्क के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी की यात्रा करेंगे। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। 23 जून को पीएम मोदी के लिए संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लंच रखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री का प्रमुख सीईओ, पेशेवरों और अन्य लोगों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। पीएम मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान दोनों देशों में कई समझौते होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की भूमिका अहम है। मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा कि भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे अहम है। हम भारत के साथ कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को मुक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर रखने में भारत की अहम भूमिका है। मिलर ने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पीएम मोदी और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अमेरिका दौरे पर फोकस कर रहे हैं। वो कई मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी का सबसे अहम कार्यक्रम अमेरिकी कांग्रेस में उनके संबोधन को माना जा रहा है। पीएम के दौरे को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के सांसद काफी उत्साहित हैं। The relationship between the United States and India is strategic and global. It's a partnership guided by strong political will on both sides. It's built on the shared values of democracy, freedom, and respect for the rule of law. This partnership is crucial for fostering peace, prosperity, and stability around the globe, especially in the Indo-Pacific region. Prime Minister Modi, welcome to the United States of America. Ohio has a strong Indian American community. Indian Americans serve our nation honorably in the military. They're part of the fabric of our state. In my home in Cleveland, we're the only city in the world with a statue of Gandhi on a street named for Martin Luther King Jr. How cool is that? The United States and India have an important strategic partnership and a special bond, shaped by our mutual commitment to global peace and prosperity. As Prime Minister Modi said in his 2016 visit to D.C., our relationship is primed for a momentous future. It is critical that we strengthen the Indo-American partnership as we work together to advance our mutual interests and our shared commitment to democracy. अमेरिका दौरे के बाद पीएम मोदी 24-25 जून 2023 तक मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा का दौरा करेंगे। ये यात्रा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस-सीसी के न्योते पर हो रही है। ये प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति सीसी से वार्ता के साथ साथ मिस्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं, मिस्र की प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। भारत की ताकत दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है और इसकी बानगी एक बार फिर दिखेगी प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और मिस्र के इस दौरे में। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। वॉशिंगटन में सड़कों पर और व्हाइट हाउस के बाहर जगह जगह तिरंगा फहरा रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय झंडे के लहराने पर अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले भारतीय नागरिक जैसल नार ने कहा है कि यह सम्मान और गर्व की बात है। Really honor and pride to see the tricolor. I go across the United States for my work purpose, carrying tricolor, but seeing tricolor in front of White House, waving up freely, and benching mark the coming of our Honorable Prime Minister Narendra Modi in Washington DC for the new generation engines and everything. So it would be great honor to see more technological advancement in India. और
संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर उत्साह जताया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा कि अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ग्रेग लैंसमैन ने कहा है कि दुनिया भर में लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए भारत अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है। I'm really excited and honored to welcome Prime Minister Modi. India and the United States are the two largest democracies in the world, and there is so much that we can and must do together. This is a critical moment for democracy here in the United States and around the world, and India is a key partner in our effort to strengthen democracy here and around the globe. वहीं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले व्हाइट हाउस में कोविड-19 महामारी के खिलाफ प्रतिक्रिया के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष झा ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी। No, this is a very exciting time for India-US relations. The two largest democracies in the world, facing similar challenges and facing them together. And I think what makes it particularly important at this moment is we're just coming out of the pandemic, and we saw incredible amount of innovation from both of these countries, both individually and working together. So I think this is an important moment to catalyze that, to take the partnership and take it to the next level. अमेरिका के ह्यूस्टन के गुजराती समाज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा को लेकर खुशी जताई है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ह्यूस्टन के गुजराती समाज की तरफ से स्वागत है। स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं। અમેરિકામાં સ્વાગત કરીએ છીએ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे रेडियो के लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात की 102वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना है। और देश के में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विभिन्न घरेलू एयरलाइंस के ट्रैफिक डेटा के मुताबिक यात्रियों की संख्या इस वर्ष जनवरी से मई के दौरान 6 करोड़ 36 लाख से अधिक हो गई है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36% से अधिक है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी पक्षों के सहयोग और उनके प्रयासों से विमानन क्षेत्र के विकास को और आगे बढ़ाने और भारत को एक प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत पिछले 9 वर्षों में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना और दवाओं की बिक्री में 150 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस योजना ने नागरिकों को पिछले 9 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए बचाने में मदद की है। अभी तक कुल देश भर में 9,484 जन औषधि केंद्र है। इस साल 31 दिसंबर तक इनकी संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य है। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर की प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के जरिए भी अब जन औषधि केंद्र खोलने का एक निर्णय लिया है। आने वाले समय में देश भर में PSEM के जरिए 2,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है।
और खबर बैडमिंटन के कोर्ट से। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में एचएस प्रणॉय ने अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। प्रणॉय ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के कोडाई नाराओका को हरा दिया। प्रणॉय ने नाराओका को 21-18, 21-16 से मात दी। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एशिया कप इस साल 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे जो कि हाइब्रिड मॉडल पर आधारित होंगे, जबकि अगले 9 मुकाबले श्रीलंका में आयोजित होंगे। इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में आयोजित होगा। एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। श्रीलंका की टीम एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।